हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने 2022 तक राज्य के सभी 9,61,000 किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की निगरानी के लिए गठित समिति की बैठक में ये बात कही। प्रदेश में कुल 3,226 पंचायतें हैं, जिनमें से 2,934 ग्राम पंचायतों में किसान अभी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि अब तक नेचुरल फार्मिंग के लिए 72,000 से ज्यादा किसानों को ट्रेनिंग दी गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 2018-19 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया था। हिमाचल की लगभग 67% आबादी खेती पर निर्भर है। हालांकि नेचुरल फार्मिंग या जैविक खेती करने वाले किसानों के सामने ऐसे उत्पादों को बेचने में समस्या आती रहती है। इसके लिए सही बाजार और दाम नहीं मिल पाता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जैविक उत्पादों के लिए अलग से बाजार मुहैया कराने की बात कही है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या महज ट्रेनिंग देने भर से किसान नेचुरल फार्मिंग अपना लेंगे? उत्पादन में गिरावट से लेकर किसानों को सीधी आर्थिक मदद देने जैसे तमाम सवाल हैं। क्या इनका जवाब तलाशे बगैर नेचुरल फार्मिंग के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है? हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने 2022 तक राज्य के सभी 9,61,000 किसानों को नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य पर कितना ये फिजिबल है और ये जो पैराडाइम शिफ्ट की बात हम लंबे समय से कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ने की जरूरत है, इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। आप हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं, आपका जो होम स्टेट है वहां पर ये प्राकृतिक खेती को लेकर बड़ा फैसला, आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी को बहुत बहुत इस चीज का धन्यवाद कि उन्होंने ये सोचा कि अगले 2-3 सालों में वो हिमाचल को सारे किसानों को वो इनऑर्गेनिक से यानी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स या इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम से वो लाकर ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग सिस्टम की तरफ ले जाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि पहाड़ों को, हिमालयस को हमें बचाने की बहुत जरूरत है और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो कृषि क्षेत्र का है। और ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही एनकरेजिंग और फ्यूचर जिसको कहते हैं फ्यूचर लुकिंग डिसीजन है हिमाचल प्रदेश सरकार का। देवेंद्र जी, मैं जब इससे संबंधित लोगों के ट्वीट्स आज पढ़ रही थी तो जो आम लोगों की राय है सभी इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ में सबके दिमाग में, जहन में संशय भी है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है लेकिन उसको धरातल पर, जमीन पर उतारना मुश्किल होता है। यहां पर कहा जा रहा है कि कुल 3,226 पंचायतें हैं, जिनमें से 2,934 ग्राम पंचायतों में किसान अभी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। अगर इतनी बड़े पैमाने पर वहां नेचुरल फार्मिंग हो रही है तो उसका फायदा भी वहां पर किसानों को मिल रहा होगा। क्या है स्थिति ग्राउंड पर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 9 लाख, 9.5 लाख किसानों को कवर करना अगले 3 सालों में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक चैलेंज है और बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। क्योंकि अभी तक जैसा कि सरकार ने खुद माना है कि 55,000 किसान जो है वो कन्वर्ट हुए हैं 2019 में, तो मुझे लगता है कि लक्ष्य बहुत दूर है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 लाख किसानों को वो अगले साल कन्वर्ट कर देंगे, यानी 2020 के अंत तक वो ये भी हो जाएगा। तो ये तो ठीक है टारगेट रखना, लेकिन फिर भी हम ये मान के चले अगर 2022 तक भी अगर ये नहीं हो पाता है और अगर 1-2 साल और भी इसमें लगते हैं, लेकिन कम से कम ये जो अप्रोच है ये इतनी सराहनीय है कि मुझे लगता है कि इसको सबको वेलकम करना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा अनिका जी, वो होगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का। आज तक हमारी यूनिवर्सिटीज का जो फोकस रहा है वो रहा है बेसिकली केमिकल एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित करने का, और मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन असली जो होनी है वो हिमाचल में 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, एक एग्रीकल्चर की पालमपुर में, एक हॉर्टिकल्चर की सोलन में। दोनों में अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि उनका रिसर्च पैराडाइम उनका बदले और वो आगे अपने एक्सटेंशन सर्विसेज को मजबूत कर पाए, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए। तो सरकार को ये ठीक है कि उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2 लाख को
वो कन्वर्ट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उससे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को भी वो ऑर्गेनिक के रास्ते पे कन्वर्ट करेंगे। जी देवेंद्र जी, एक और बात बताएं कि जब भी हम ऑर्गेनिक खेती की, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो आमतौर पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं या इवन मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ साइंटिस्ट जो हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में हैं, उनके खुद जहन में ये क्लैरिटी नहीं है। उनको हमेशा लगता है कि जो फूड सिक्योरिटी का इशू है वो सामने आएगा। इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी आबादी को अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ चले गए तो फिर फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, उत्पादकता का क्या होगा। क्या आपको लगता है कि अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अब जब हमारे जो भंडार गृह हैं वो भरे हुए हैं तो अब हमें पोषण के ऊपर भी उतना ही फोकस देना है जितना उत्पादकता पर? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपसे बहुत सहमत हूं इस बात से, क्योंकि एक्चुअली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की भी इतनी गलती नहीं है। क्योंकि जो हमें पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में वो तो यही पढ़ाया जाता है कि जब तक हम केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो देश की खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में रहेगी। ये हमारे को एग्रीकल्चर के बीएससी के 4 साल के कोर्स में या एमएससी के 2 साल के कोर्स में ये एक तरह का इतना इम्बाइब कर दिया जाता है अंदर में, जिसको कहते हैं कि प्रोग्रामिंग हो जाती है, कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए, कि साइंटिस्ट उससे निकलना नहीं चाहते हैं। लेकिन सच्चाई आज ये है कि हमारे पास, आपने कहा, 95 मिलियन टन का भंडार भरा पड़ा है इस समय, और आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन की और भी एक्सपेक्टेशन है। वो मैनेजेबल स्टॉक नहीं है, हम मैनेजमेंट मतलब उस स्टॉक को हम मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें बोला जा रहा है कि आप पैदावार कम करिए, सरकारें ये कह रही है कि पैदावार कम करिए, हम प्रोक्योरमेंट कम करेंगे, और एक तरफ साइंटिस्ट बोलते हैं कि आप पैदावार बढ़ाइए क्योंकि देश में खाद्य सुरक्षा। कहीं ना कहीं ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसको मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज को समझना पड़ेगा कि अब फूड प्रोडक्शन की क्राइसिस नहीं है, अब क्राइसिस है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की, और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्लस एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। अभी एक रिपोर्ट आई है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस की, वो ये कहती है कि अगर हम एग्रीकल्चर का योगदान देखें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, तो डिफॉरेस्टेशन से लेकर एग्रीकल्चर के जो फूड वेस्टेज होती है उसको अगर हम उस लेवल तक हम देखें तो तकरीबन 49% से 57% कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में एग्रीकल्चर का है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और अगर इस चीज को हमने कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले सालों में हम सबको एक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी से हमें सचेत होना चाहिए, और जो स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है बहुत काबिल तारीफ है, और उस तरफ हमें साइंटिस्टों को सोचना चाहिए कि क्यों आज ये टाइम की रिक्वायरमेंट है, अब समय की जरूरत है, और उसके साथ ही हमें बदलना चाहिए अपने आप को। सर, समय की जरूरत है, ऐसे में आपको लगता है कि सरकार को भी कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे? जैसे यूरोपियन यूनियन ने कुछ अपने किसानों को, अगर जो ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाते हैं, उनको इंसेंटिवाइज करने की योजनाएं सामने रखी हैं। हमारे देश में जब हम एक तरफ कृषि अध्यादेशों में बदलाव, न्यू लिबरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो हम इस तरह की जो इस वक्त की जरूरत है, हम सब कोविड को भी झेल रहे हैं, इस वक्त की जो जरूरत है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ, इसमें आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव्स सामने आने चाहिए जो किसान प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं? एक यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी अभी हाल में एग्रो इकोलॉजी पर, और मुझे याद है उस कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन था कि जो किसान एग्रो इकोलॉजी सिस्टम को यानी नॉन केमिकल फार्मिंग सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं, उनकी प्रोड्यूस के ऊपर 30% प्रीमियम प्राइस देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, और इकोसिस्टम सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस का भी रिकमेंडेशन ये है कि इकोसिस्टम सर्विसेज, क्योंकि किसान उसमें सब बहुत बड़ा योगदान है इकोसिस्टम सर्विसेज को बचाने के लिए, स्पेशली नेचुरल सिस्टम्स में, पहाड़ों जैसे सिस्टम में जहां पर झरने से लेकर सॉइल को बचाना बहुत जरूरी है, तो वहां पर अगर किसान का योगदान है तो उसको एक प्रीमियम प्राइस देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें सरकार को कम से कम ये मानना पड़ेगा, हम सबको भी, और सरकार को भी, साइंटिस्ट को भी, इकोनॉमिस्ट को भी, कि ये एनकरेज करने के लिए कि ये फार्मिंग के सिस्टम की तरफ किसान बढ़े,
तो एक प्रीमियम प्राइस हमें देना चाहिए जो भी नॉन केमिकल प्रोड्यूस के लिए। और शायद अगर ये हम दे पाते हैं या देने की बात करते हैं तो कंज्यूमर्स के लिए भी और किसानों के लिए भी और साथ में हेल्थ और पर्यावरण दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगी, क्योंकि प्राइस इस समय बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसान को अपना इकोनॉमिक वायबिलिटी देखनी है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि अक्सर ये कहा जाता है कि ऑर्गेनिक में किसान अगर अपना योगदान देंगे तो उनकी इनकम बढ़ती है। ये रोमांटिसिज्म है, ये कुछ नहीं है। वो रोमांटिसिज्म से हमें निकलना पड़ेगा और रियलिटी की तरफ आना पड़ेगा। ये यूरोपियन यूनियन की जो रिकमेंडेशन थी कि 30% किसानों को जो एग्रोइकोलॉजी में हिस्सा लेते हैं या योगदान कर रहे हैं उनको उतना प्राइस ज्यादा मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत को भी इस पे सीरियसली सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए और इन सुझावों को सामने रखने के लिए। धन्यवाद।